और जो जीडीपी होता है वो उसे कहते हैं एक वर्ष की अवधि में अपने देश में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन हुआ है उनका बाजार मूल्य क्या है, इसी को कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्धि और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना ही होगा। बच्चों, एक उदाहरण के तौर पे कि जब हमारे पास केक छोटा है तो हम उसको ज़्यादा कम लोगों में वितरित कर पाएंगे। अगर वितरित अधिक लोगों में करेंगे तो सबको संतुष्टि प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो अगर हमें सबको समान संतुष्टि देनी है, सबको ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करनी है, तो उसके लिए हमें केक को बड़ा करना होगा। तो उसी की तरह से हमें अगर अर्थव्यवस्था में लोगों को सामान्य रूप से महत्व देना है, सबकी समृद्धि के लिए कार्य करना है, तो उसके लिए हमें जीडीपी में बढ़ोतरी करनी होगी। जब हमारा देश का सकल घरेलू उत्पाद अधिक होगा तो इसका मतलब है कि हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक हो रहा है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है, जैसे कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में से भी कितना सकल घरेलू उत्पाद हम कृषि क्षेत्र से ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं या औद्योगिक क्षेत्र से, इसका भी प्रभाव पड़ता है। कुछ देशों में कृषि से सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का महत्व अधिक होता है, यानी कृषि से होने वाली आय ज़्यादा होती है, और किसी देश में सेवा क्षेत्र से अधिक होती है। तो भारत में 90 के दशक में बच्चों सेवा क्षेत्र में वृद्धि ज़्यादा नापी गई और कृषि क्षेत्र में 50%, 1990 के दशक में कृषि क्षेत्र में 50% और सेवा क्षेत्र में 50.59% जीडीपी रहा। यह कृषि तथा उद्योग से भी अधिक था। ऐसी स्थिति प्रायः विकसित देशों में ही पाई जाती है। 1991 के बाद की अवधि में तो सभी सेवा क्षेत्र के अंश को समृद्धि की यह प्रवृत्ति की ओर बढ़ गई। इससे देश में वैश्वीकरण का आरंभ हुआ। इसके बारे में बच्चों हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये था बच्चों पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य में समृद्धि, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण विकास करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करनी होगी। फिर आधुनिकीकरण यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई तकनीक, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा। उदाहरणार्थ, यदि हम कृषि में पुरानी तकनीक का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन कम होता है ना, जैसे कि नवीन हल बैल से खेत जोतना, पुराने बीजों का प्रयोग करना, देशी खादों का प्रयोग करना, तो सिंचाई के परंपरागत साधनों का प्रयोग करना। तो ये इन चीज़ों से हमारी कृषि का उत्पादन क्या होता है, प्रभावित होता है और उत्पादन कम होता है। किंतु जब हम कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं तो हमारा उत्पादन ज़्यादा होता है। इसमें भी नवीन तकनीक के आधार पर हम नई मशीनों जैसे ट्रैक्टर से खेतों की जुताई करना, नए आधुनिक बीजों का प्रयोग करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, अपने खेत की गुणवत्ता को देखते हुए, खेत भूमि की आवश्यकता को देखते हुए खाद का प्रयोग करना, फसलों को देखते हुए खाद का प्रयोग करना। तो ये नवीन प्रौद्योगिकी है जिसके से कि उत्पादन कृषि क्षेत्र में उत्पादन प्रभाव, कृषि क्षेत्र के साथ साथ हमें उद्योग धंधों में भी नवीन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए।
इस फिर है आत्मनिर्भरता। कोई राष्ट्र आत्मनिर्भरता को भी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया जाता है कि हमें किसी अन्य देश से कोई वस्तु न मंगानी पड़े, हम अपने देश के लिए ज़्यादा से अधिक वस्तुओं का निर्माण अपने देश में हो और हम आत्मनिर्भर बन सकें। तो जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसमें आत्मनिर्भरता को बहुत महत्व दिया गया और उन सभी चीज़ों के उत्पादन को बढ़ाया गया जिनका कि उत्पादन अपने देश में संभव था, हमारे देश में हो सकता था, किंतु विभिन्न परिस्थितियों कारणों से उनका उत्पादन नहीं हो पा रहा था। तो इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अपने देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया कि कम से कम हम अपने देश की जो अभी हमारी प्रकृति है उसके आधार पर हमारे देश में सभी तरह की फसलें अच्छी उपजाई जा सकती हैं। तो अपना देश वर्तमान में खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर हो गया है। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों को आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आशंका थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता को बाधा डाल सकती है। बच्चों, आत्मनिर्भरता के लिए ये भी ज़रूरी था कि हमें जो है किसी विदेश से अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस देश का हस्तक्षेप हमारे देश में बढ़ जाता है, वो हमारी नीतियों को प्रभावित करने लगता है। इसलिए पंचवर्षीय योजना में इस चीज़ को महत्व दिया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को उत्पादन अपने देश में करें और विभिन्न वस्तुओं में अपना उत्पादन करें और आत्मनिर्भर बने, जिससे हमें विदेशों से कोई वस्तु न मंगानी पड़े। इसके बाद है समानता। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और निर्भरता के द्वारा ही जनमानस के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर, विकसित अत्याधुनिक औद्योगिक का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीबी की इन सब चीज़ों के होते हुए भी कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, हमने उत्पादन में समृद्धि प्राप्त कर ली है, आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में गरीबी है। तो ये सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि जो आर्थिक समृद्धि हम प्राप्त कर रहे हैं उससे हमारा समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो और देश में निर्धन वर्ग को भी सभी सुविधाएं सुलभ हों। केवल धनी लोगों तक ही यह सीमित न रहे। समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी बहुत ज़रूरी है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को उससे लाभ मिल सके और समाज में समानता की भावना विकसित हो, कोई गरीब और कोई बहुत अमीर न रहे। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है उनका उद्देश्य ये था कि प्रत्येक भारतीय को अच्छा भोजन, अच्छा आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये हमारे देश के गरीब से गरीब नागरिक भी इन अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। बच्चों, ये तो थे हमारे पंचवर्षीय योजनाएं और उनके उद्देश्य, उनके लक्ष्य। मुख्य रूप से बच्चों, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या होते हैं? समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता ना। तो बच्चों, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोग अभी अपने ध्यान में, योजना किसे कहते हैं ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप लोग